साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाबा साहब के बारे में बातचीत करेंगे कि दरअसल वो क्या चाहते थे, क्या उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनके तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वर्ष बाबा साहब की 132वीं जयंती है। वैसे तो उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू सैनिक छावनी में हुआ था, लेकिन उनका परिवार अंबावडे गांव, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, उससे संबंधित था। डॉक्टर अंबेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और साहू जी महाराज के फेलोशिप की बदौलत उन्होंने विदेश में जाकर शिक्षा अर्जित की थी। जीवन में उन्हें कई बार जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था। आइए आप बात करते हैं कि उनके जो सबसे पहला जो उनका सत्याग्रह था, पानी के लिए जो उन्होंने किया था, उसके बारे में बातचीत करते हैं। एक समय ऐसा था जब भारत में दलितों को सार्वजनिक स्थलों से पानी पीने की मनाही थी, पानी पीने का अधिकार नहीं था। वे सार्वजनिक तालाबों, कुओं में पानी नहीं पी सकते थे, ना ही उस पानी का दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को पानी पीने के अधिकार के लिए आंदोलन किया, जिसे आज सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल वहाँ हुआ क्या था, जो महाड़ का जो तालाब है उसके बारे में बताता हूँ, जिसको चौदार तालाब कहते हैं। इस तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी, पशु, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली भी पानी का उपयोग कर सकते थे, लेकिन अछूतों को यहाँ से पानी ले जाने का या छूने तक का अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साथियों के साथ उस तालाब में जाकर एक चुल्लू पानी पिया। चारों ओर सवर्ण हिंदुओं का विरोध होने लगा और डॉक्टर अंबेडकर के काफिले के ऊपर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। बहुत सारे लोग जख्मी हुए, डॉक्टर अंबेडकर भी जख्मी हुए। बाद में उस तालाब को ब्राह्मणों द्वारा 3 दिनों तक दूध, गौमूत्र, गोबर, मंत्रोच्चार, यज्ञ, हवन से प्यूरिफाई किया गया। आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जब एक और नमक के लिए सत्याग्रह कर रहे थे, यानी स्वाद के लिए सत्याग्रह कर रहे थे 1930 में, उसी समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीने के पानी के लिए लड़ाई कर रहे थे 1927 में। एक और जब छोटी छोटी रियासतें, ऊंची जाति के लोग अपनी हुकूमत बचाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर इन ऊंची रियासतों, ऊंची जातियों से जानवर से बदतर जो छोटी जातियों के साथ ये लोग व्यवहार कर रहे थे, जो शोषण कर रहे थे, उसकी मुक्ति की बात कह रहे थे। महात्मा फुले के बाद यही वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे विश्व के पटल में जातिगत शोषण का मुद्दा को बड़े मजबूती से उठाया था। दरअसल दलित और पिछड़ी वंचित जातियों का मुद्दा विश्व पटल पर तब गूंजा जब उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के दौरान जातिगत, आर्थिक और राजनीतिक शोषण की बात रखी। बाद में इन मुद्दों को साइमन कमीशन में जगह मिली। पहली बार दबे कुचले वंचित जातियों को अधिकार देने की बात हुई। आइए अब हम भारत के संविधान के बारे में बातचीत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के हर वर्ग के लिए काम किया। यदि भारत का संविधान देखें तो उसमें गैर बराबरी के लिए कोई स्थान नहीं है। हर वह व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, अगर वंचित है, पीड़ित है, तो संविधान उसे न्याय और ऊपर उठने में मदद करता है। सदियों से पीड़ित दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भारत की आधी आबादी, महिला वर्ग के उत्थान की खातिर उन्होंने संविधान में क्लॉज बनाए। संविधान सभा के 248 सदस्य ने प्रारूप में प्रस्तुत जिन अनुच्छेदों को सर्वसम्मति से पारित किया है, वही आज भारतीय संविधान का हिस्सा है। दरअसल भारत का संविधान यह बताता है कि हमारे पूर्वजों ने संविधान सभा के सदस्य थे जो
पूरे भारत से चुनकर आए थे, हर वर्ग से, हर जाति से चुनकर आए थे, उन्होंने किस प्रकार के भारत की कल्पना की थी। संविधान उसी कल्पना का मूर्त रूप है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में कहते हैं कि संविधान कैसा लिखा गया, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि संविधान को किस तरीके से लागू किया जा रहा है। क्या हमारी मशीनरी, हमारा प्रशासन संविधान की मंशा के अनुरूप भेदभाव रहित लोकतांत्रिक व्यवस्था दे पा रही है या नहीं, यह एक प्रश्न है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के इस मंशा के बरक्स देखा जा सकता है। आइए अब हम बातचीत करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उनके तो बहुत सारे सपने थे भारत को लेकर के, लेकिन उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट वो क्या था। समतामूलक भेदभाव रहित समाज की स्थापना के लिए भारत में कई ऐसे सब बाबा साहब ने देखे थे। इनमें से 2 स्वप्न महत्वपूर्ण थे जिन्हें उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। पहला है जाति का उन्मूलन और दूसरा है सबको प्रतिनिधित्व। आइए अब हम बातचीत करते हैं जाति के उन्मूलन के बारे में। जाति का उन्मूलन यानी सभी जाति बराबर, बिना भेदभाव के जातिहीन समाज की स्थापना। वे इस जाति प्रथा को खत्म करना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि हमारे देश की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा हमारी जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है। आज पूरे देश की जिम्मेदारी है कि वह डॉक्टर अंबेडकर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट जाति के उन्मूलन का करने के लिए कदम बढ़ाए और उनके सपने को पूरा करे। तभी हमारा देश संगठित और विकसित हो पाएगा। आइए हम उनके दूसरे जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर बातचीत करते हैं। वो था, बल्कि है, सबको प्रतिनिधित्व। यानी बाबा साहब कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं। भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। क्या इन स्तंभों में डाइवर्सिटी है? क्या सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व इन स्तंभों में है? इसका जवाब है, लोकतंत्र के इन स्तंभों में कुछ ही जातियों का दबदबा है। इस कारण तमाम वंचित जातियों, महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। उनकी बातें, उनकी परेशानियां वहां तक नहीं पहुंच पाती है। बाबा साहब कहते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व देने से काम नहीं बनेगा। उनको लोकतंत्र के चारों स्तंभों में बराबर का प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तब कहीं जाकर देश के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का भला हो सकेगा और सबसे अंतिम व्यक्ति को यह महसूस होगा कि वह इस देश का हिस्सा है, देश उसके लिए सोचता है। आज कितने बेघर, भूमिहीन, बेरोजगार, भेदभाव पीड़ित लोग हैं, उन तक शासन प्रशासन से मदद की अपेक्षा है। आइए हम अब एक दूसरे मुद्दे पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत के फिर से गुलाम होने का भय है। वो अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में इस भय के बारे में वो बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि गद्दारों से भारत के फिर से गुलाम होने की आशंका है। वे संविधान सभा के समापन भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं कि यह बात नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। विचार बिंदु यह है कि जो स्वतंत्रता उसे उपलब्ध थी उसे उसने एक बार खो दिया था। क्या वह उसे दूसरी बार खो देगा? यही विचार है जो मुझे भविष्य को लेकर चिंतित कर देता है। यह तथ्य मुझे और भी व्यथित करता है कि न केवल भारत ने अपने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि
अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। वे उदाहरण देते हैं, सिंध में हुए मोहम्मद बिन कासिम के हमले से राजा दाहिर के सैन्य अधिकारियों ने मोहम्मद बिन कासिम के दलालों से रिश्वत लेकर अपने राजा के पक्ष में लड़ने से इनकार कर दिया था। वो आगे कहते हैं, वह जयचंद ही था जिसने भारत पर हमला करने एवं पृथ्वीराज से लड़ने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था और उसे अपनी व सोलंकी राजाओं को मदद का आश्वासन दिया था। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, तब कोई मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल शहंशाह की ओर से लड़ रहे थे। वे आगे कहते हैं कि जब ब्रिटिश सिख शासकों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका सेनापति गुलाब सिंह चुपचाप बैठा था और उसने सिख राज्य को बचाने में उनकी कोई सहायता नहीं करी। सन 1857 में जब भारत के एक बड़े भाग में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का युद्ध की घोषणा की गई, तब सिख इन घटनाओं को मूक दर्शकों की तरह खड़े देखते रहे। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? यह वह विचार है जो मुझे चिंता से भर देता है। इस तथ्य का एहसास होने के बाद यह चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विभिन्न विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय देश को अपने मताग्रहों से ऊपर रखेंगे या उन्हें देश के ऊपर समझेंगे? मैं नहीं जानता, परंतु यह तय है कि यदि पार्टियां अपने मताग्रहों को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी और संभवतः वह हमेशा के लिए खो जाए। हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना चाहिए। हम अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, ये डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि अखंड भारत के लिए डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आज का विशाल अखंड भारत धर्मनिरपेक्षता, समानता की बुनियाद पर खड़ा है। इसकी अखंडता को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि इसकी बुनियाद को मजबूत रखा जाए। वे राजनीतिक लोकतंत्र के लिए सामाजिक लोकतंत्र महत्वपूर्ण और जरूरी मानते थे। भारत में जिस प्रकार गैर बराबरी है, उससे लगता है कि सामाजिक लोकतंत्र आने में अभी और समय की जरूरत है। संविधान सभा के समापन भाषण में वे कहते हैं कि तीसरी चीज जो हमें करनी चाहिए वह है कि मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र पर संतोष ना करना। यानी हमें राजनीतिक जो प्रजातंत्र मिला है सिर्फ उस पर संतोष नहीं करना चाहिए। हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना है। जब तक हमें सामाजिक प्रजातंत्र का आधार ना मिले, राजनीतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता। सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? वह एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि राजनीति से धर्म पूरी तरह से अलग होना चाहिए। राजनीति और धर्म के घालमेल से भारत की अखंडता को खतरा हो सकता है। वे भारत में नायकवाद को भी एक खतरा बताते हैं। इसी संविधान सभा के समापन भाषण में वे कहते हैं कि दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए वह है जॉन स्टुअर्ट मिल्स की उस चेतावनी को ध्यान में रखना जो उन्होंने उन लोगों को दी है जिन्हें प्रजातंत्र को बनाए रखने में दिलचस्पी है, अर्थात अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में समर्पित न करें।
या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान न कर दें कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं आज से 70-75 साल पहले। वे आगे कहते हैं कि उन महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में कुछ भी गलत नहीं है जिन्होंने जीवन पर्यंत देश के लिए काम किया हो, परंतु कृतज्ञता की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसा कि आयरिश देशभक्त डेनियल ओ कॉमेल ने खूब कहा है, कोई पुरुष अपनी सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई महिला अपनी सतीत्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती, और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। यह सावधानी किसी देश के मुकाबले भारत के मामले में अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति या न्याय पूजा उसकी राजनीति में जो भूमिका अदा करती है, उस भूमिका के परिणाम के मामले में दुनिया का कोई देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता। धर्म के क्षेत्र में भी भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या न्याय पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है, वो कहते हैं। जाहिर है, डॉक्टर अंबेडकर की चिंता केवल एक समुदाय के लिए नहीं थी, वे पूरे देश के लिए सोचते थे। देश को प्रबुद्ध एवं अखंड देखना चाहते थे। उनके ये विचार कल की तरह आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उनके चिंतन से सीख लेता रहेगा ये देश और आगे तरक्की करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा। बस मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बाबा साहब के मैसेज को पहुँचाएं और शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने विचारों से अवगत कराएं। जय भीम, जय भारत।